चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने गैलीलियो के बारे में पढ़ा और गैलीलियो के एक एक्टिविटी के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशंस किया था। ठीक है, आज हम लोग वहां से आगे बढ़ने वाले हैं। सो न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियो आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो गैलीलियो को के फोर्स एंड मोशन के आइडियाज को लेते हुए न्यूटन ने 3 मोशंस के लॉ बताए। क्या बताए? दीज 3 लॉज आर नोन एज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इसी तीनों लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज, तो पहला जो मोशन का लॉ है, लॉज ऑफ मोशन है, वो क्या कहता है? तो कहता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। तो कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो तब तक रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया और न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इन अदर वर्ड्स ऑल द ऑब्जेक्ट रेसिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। इसी चीज को आप कह सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को रेसिस्ट करेगा या स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या करेगा? रेसिस्ट करेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। दिस इज वाई, हाँ आगे, सो द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीपिंग मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। और इस प्रॉपर्टी को हर एक ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो या तो रेस्ट में रहना चाहता है या मोशन में रहना चाहता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को क्या करना चाहता है? मेंटेन रखना चाहता है। प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, ध्यान नहीं दे रहे हो, हाथ को नीचे रखो, ध्यान से सुनो। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को क्या करना चाहता है? मेंटेन रखना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा अनटिल अनलेस उसको उस स्टेट से बाहर लाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये जो ऑब्जेक्ट का नेचर है, इसी नेचर को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। और इसको हम लोग लॉ ऑफ, और इसको हम लोग इनर्शिया के साथ साथ क्या बताया था? एक और भी इसका नेम असाइन किया था कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, कॉल्ड इनर्शिया। एंड दिस इज व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, समझ में आ रही है बातें या नहीं समझ में आ रही है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा अनटिल अनलेस कोई उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए। सर रहना चाहेगा या रहेगा? रहने का टेंडेंसी रहेगा उसके पास। रहना चाहने का मतलब क्या है? रहेगा ही जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए। और इसी टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया भी कहते हैं। इसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia. We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a braking force to stop the motor car. With the application of the brake, the car slows down, but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia. मान लो कि आप कार में बैठे हो और कार में क्यों बोला जाता है कि अगली सीट पे आप बैठे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए?
कभी सोचा है? तो इसके पीछे भी फिजिक्स का लॉ काम करता है। जब आप बैठे रहेंगे और कार आपकी स्पीड में चल रही है, अब मान लो कि सडनली ब्रेक लगाएगा, तो क्या होगा कि आपका जो हाफ पोर्शन जो कार के कांटेक्ट में है, कार के रेस्ट में आ जाने के कारण वो रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन हाफ ऑफ द पोर्शन मोशन के कारण में, हाफ ऑफ द पोर्शन क्या रहेगा, मोशन में ही रहना चाहेगा, और इस तरीके से आप डैशबोर्ड से क्या हो जाओगे, टकरा जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में ये टेंडेंसी होती है कि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, और वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। जब तुम कार में बैठे थे और कार जब मोशन में चल रहा था तो तुम्हारा पूरा बॉडी भी उसके साथ मोशन में था, बट कार में जैसे आपने ब्रेक लगाया, चूंकि आपकी पूरी बॉडी कार के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है नहीं, तो जो आपका हाफ ऑफ द बॉडी है इट इज फ्री फ्रॉम द कार, और आधी बॉडी क्या है, आपकी कार के साथ है। तो कार पे जैसे ही ब्रेक का फोर्स लगेगा, कार रेस्ट में आएगा, और कार के रेस्ट में आने के कारण आपका आधा शरीर तो रेस्ट में आ जाएगा, बट मोशन ऑफ इनर्शिया के कारण, ठीक है ना, आपकी हाफ ऑफ द बॉडी क्या करेगी, आगे जाने चाहेगी, और इस तरीके से आप क्या हो जाएगा, डैशबोर्ड से आपका सर टकराएगा। बट अगर आप पापा के बाइक पर बैठे हुए हो और जस्ट आप बैठे ही हो, और पापा अपनी बाइक को अगर तेज में रफ्तार में भगाते हैं, तो आप किधर गिरोगे, आगे गिरोगे कि पीछे? अब पीछे क्यों गिरे, जरा इसको समझने का ट्राई करो। यहाँ पर भी यहाँ पर भी इनर्शिया का कारण है। क्या है कि आप जब बैठे, बाइक भी रेस्ट में थी और आप भी रेस्ट में थे, ठीक है, तो आपकी बॉडी कहाँ रहना चाहिए, रेस्ट में ही रहना चाहिए। अब क्या हुआ, जब आपकी पापा ने एक्सेलरेट किया, बाइक पे फोर्स लगी, तो बाइक ने मूव करना स्टार्ट किया। अब आपका आधी शरीर क्या था, बाइक के कांटेक्ट में है, तो आधा शरीर तो आगे चला गया, बट आधा शरीर आपका रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो आधा शरीर गया आगे और आधा शरीर रह गया पीछे, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आप किधर गिरोगे, पीछे गिरोगे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अब ब्रेक लगाओगे तो आगे जाओगे, पूरी बॉडी तो रेस्ट पे, ऐसे तो रेस्ट पे रहना चाहिए। अरे इसे सीट बेल्ट लगाते हो तब ना रेस्ट में है, वैसे सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो तुम रोक पाओगे क्या? तुम मेट्रो में खड़े हो और तुम किसी को ग्रिप नहीं कर रखे हो, और तुम्हारा मजाल है कि अगर वो सडनली ब्रेक लगा दे और तुम आगे ना गिरो, नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फिजिक्स, हाँ हाँ ठीक है ना, कोई भी सीना हो, ठीक है ना, फिजिक्स, हाँ फिजिक्स के लॉज हमेशा ही ऐसे रहेंगे। आप अगर बैलेंस करना चाहते हो तो आगे थोड़ा सा बेंड करके रहोगे, तो क्या होगा कि शरीर जब आपका मोशन में आएगा, तो ये भी जब आप आगे बेंड हो तो आपका ये क्या होगा, ये भी शरीर भी आगे आएगा, तो आप बैलेंस आपका बन जाएगा। बट सडनली अगर ब्रेक, स्ट्रांग ब्रेक लगेगा, तो आप अपने आप को नहीं बचा पाओगे, आप आगे की तरफ गिरोगे। यानी कि अगर आप रेस्ट में हो और सडनली कार चलती है तो पीछे की तरफ गिरोगे, और अगर आप मोशन में हो और सडनली ब्रेक लगाया जाता है तो आगे की तरफ गिरोगे। समझ में आ रहा है इन दोनों के पीछे क्या कारण है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, और सडन applications of the brakes may thus cause the injury to us by impact or collision with the panel in front. Safety belt are on to prevent such accidents. Safety belt exert a force on the body. अब क्या है, कार जब रेस्ट में आया तो सेफ्टी बेल्ट क्या करता है, आप पे फोर्स लगाएगा, और कार में रेस्ट में आने के बाद आपको भी रेस्ट में वो रखेगा, क्योंकि कार पे फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स कहाँ तक ट्रांसमिट होगा, आप तक ट्रांसमिट हो पाएगा, और इसके कारण आप रुक पाएंगे। बट आप कार में फ्रीली बैठे हुए हो तो आप हमेशा ही चलती हुई कार में जब भी ब्रेक लगेगी तो आप आगे की तरफ जाओगे। ठीक है ना, सो सेफ्टी बेल्ट exert a force on our body to make the forward motion slow. An opposite experience is encountered when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly. आप बस में खड़े हो और सडनली आप अवेयर नहीं हो, आप किसी चीज को पकड़ भी नहीं रखा और सडनली बस चलने लगे, तो आप किधर गिरोगे, आप पीछे की तरफ गिरोगे। ठीक है, नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड। ठीक है, आप किधर गिरोगे, पीछे की तरफ। प्लीज यहाँ पे दे दो, देख लो यार, कोई जाता है देखने लगता है बंदर के जैसा। ठीक है ना, एकदम बंदर है।
ठीक है, जहाँ पे आपको पढ़ाई चले पढ़ाई करो ना, आपको जाने लगे हमें पढ़ाना छोड़ के, हाँ अच्छा जा रहा है, अब देखते हैं क्या, हाँ अट्रैक्ट, ठीक है। मूवमेंट दिख जाते हैं। So now we tend to fall the backwards. This is because the sudden start the bus brings motion to the bus as well as to our feet. क्योंकि feet हमारा बस के क्या है, contact में है, in contact with the floor of the bus. But the rest of the body opposes this motion. लेकिन rest of the body हमारा बस के contact में तो है नहीं, तो वो motion को क्या करेगा, oppose करेगा, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अब आपकी आधी शरीर क्या चली गई, बस के कांटेक्ट में होने के कारण आगे चली गई, और आधी शरीर आपका पीछे ही रहना चाह रहा है, तो आप कैसे गिरोगे, पीछे की तरफ गिर जाओगे, ठीक है ना। सो बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोजेस द मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। व्हेन अ मोटर कार makes a sharp turn at a high speed, we tend to get the thrown to one side. This can again be explained on the basis of law of inertia. We tend to continue our straight line motion. When an unbalanced force is applied by the engine to change the direction of the motion of the car, we slip to the one side of the seat due to the inertia of our body. ठीक है। सो अगर 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 आपकी कोई कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है और सडनली आप शार्प टर्न लो, तो इस शार्प टर्न लेने में भी क्या होगा, आप आगे की तरफ जा सकते हो अगर बहुत ज्यादा शार्प टर्न है, क्योंकि इनर्शिया आपको क्या करना चाहेगा, आगे की तरफ ही ले जाना चाहेगा, स्ट्रेटर ही ले जाना चाहेगा, और जैसे ही आप टर्न लेंगे तो आप बाहर की तरफ फेंक सकते हैं। अगर आप छत पे बैठे हो, कार के छत पे बैठ जाओ, ठीक है, कार के छत पे बैठ जाओ थोड़े से मजे लेने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए, और सडनली कार मोड़ दे, आप किधर फेंक जाओगे, आप इधर जाओगे, आपको बताता हूँ। हाँ, और सीधा डॉक्टर के, मान लो कि ये सड़क है, ठीक है, और ये सड़क का एकदम सडन टर्न है, ठीक है, समझ में आया। अब क्या है, अब कार ऐसे जा रही थी, बट ये थोड़ा सा पागल टाइप का था, स्पीड को स्लो नहीं करेगा, तो किधर डैश करेगा, इधर डैश करेगा, इधर नहीं डैश करेगा, इधर डैश करेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको किधर ले जाना चाहेगा, सीधा ले जाना चाहेगा। और मान लो कि इसके छत पे एक आदमी बैठा हुआ है, अब कार सडनली इधर मुड़ जाए, तो गिरेगा ये किधर, इधर गिरेगा, ठीक है ना, इधर जाएगा, क्यों जाएगा, ड्यू टू द मोशन ऑफ इनर्शिया के कारण, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है, या स्टेट ऑफ मोशन को क्या करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है, अनटिल अनलेस उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स न लगा हो। अगर अनबैलेंस फोर्स लगाओ, अगर तुमको इसके कार के साथ बांध दिया जाए तो कार मुड़ेगी, आप भी मुड़ जाएंगे, बट आप फ्रीली बैठे हो तो कार तो इधर मुड़ेगी, आप इधर चले जाओगे, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। सो द फैक्ट दैट अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activity. अब एक एक्टिविटी से हम लोग समझते हैं, मेक अ पाइल ऑफ ए सिमिलर कैरम कॉइन ऑन ए टेबल एज शोन इन द फिगर। हमने क्या किया, स्टैक कर दिया सारे सारे कॉइन को। अब क्या है, इस स्ट्राइकर से जब आप कॉइन को हिट करते हो, शार्पली हिट करते हो, ठीक है, इधर देखो, तो क्या होता है, नीचे वाला कॉइन आगे चला जाता है, मगर ऊपर वाला कॉइन वहीं पे नीचे रहता है, क्योंकि ऊपर वाले कॉइन पे कोई भी फोर्स नहीं लगा है, तो फोर्स नहीं लगने के कारण वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या करेगा, मेंटेन रखना चाहेगा, तो वो नीचे गिर जाएगा, और नीचे वाली कॉइन स्ट्राइकर से लगने के कारण क्या होगी, आगे चली जाएगी। अरे पूरा इसलिए गिर जाता है कि आपका जो स्ट्राइकर होता है वो थिक है, वो दूसरे पर भी फोर्स लगा देता है, इसीलिए गिर जाता है, मगर आपका थिक नहीं है, स्ट्राइकर आपका थीन है, पतला है, और आपने शार्पली हिट किया है, तो क्या होगा, इधर से एक निकलेगा, बाकी क्या होगा, हाँ, क्योंकि आपने स्टैकिंग ठीक से नहीं की होगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें है ना। अब मान लो एक पोस्ट कार्ड है, अब पोस्ट कार्ड के ऊपर कॉइन रख दो, अब पोस्ट कार्ड पे आप शार्पली हिट करो, पोस्ट कार्ड आगे चला जाएगा, कॉइन नीचे गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने कॉइन पे फोर्स नहीं लगाया, आपने पोस्ट कार्ड पे फोर्स लगाया है। सो पोस्ट कार्ड अपने स्टेट ऑफ रेस्ट से फोर्स के लगने के कारण, अनबैलेंस फोर्स के कारण ये मोशन में आएगा,
बट कॉइन पे कोई भी फोर्स नहीं लगा है एंड ड्यू टू इनर्शिया इट विल फॉल इनटू द टम्बलर। ये क्या होगा, टम्बलर ग्लास में क्या होगा, गिर जाएगा। समझ में आ रही है बातें? सो इसी फैक्ट को यहाँ पे बता रहा है कि मेक अ पाइल ऑफ सिमिलर कैरम कॉइन ऑन अ टेबल एट। बात एकदम मत करो, अब बात करना है तो उठ के चले जाना है, ठीक है? एक भी बच्चा पढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है, अन्य भी बच्चा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टीचर रिलैक्स करेगा। बट पढ़ाई का मतलब पढ़ाई करना होता है, खेलने का मतलब खेलना होता है, बात करने का मतलब बात करना होता है, ठीक है? जिस समय जो काम करना है बस वही करने का ट्राई करना है कॉन्टिन्यूअसली। अगर दिमाग इधर उधर जा रहा है तो दिमाग को खींच के लाना है, और नहीं पढ़ना है तो आना नहीं, सिंपल सा। फुटबॉल नहीं खेलना है तो फुटबॉल ग्राउंड में एंटर ही नहीं करना है, ठीक है? क्रिकेट नहीं खेलने का मन है तो क्रिकेट कोच की ट्रेनिंग ही नहीं लेनी है। क्यों जा रहे हो क्रिकेट कोच के पास? जब तुमको क्रिकेटर बनना नहीं है तो फिर क्रिकेट कोच के पास जाके क्या करोगे तुम? तुमको फुटबॉलर बनना नहीं है तो फुटबॉल की कोचिंग क्यों ले रहे हो? तुमको सिंगर नहीं बन रहा है तो सिंगिंग का कोचिंग क्यों ले रहे हो? पागल हो। इसी तरीके से अगर तुमको पढ़ना ही नहीं है तो ट्यूशन क्यों पढ़ रहे हो? ऐसे कोच के पास क्यों आ रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना ही जानता है और कुछ जानता ही नहीं है? जो चीज आपको करना है उसी चीज की ट्रेनिंग लो ना। और अगर आप ट्रेनिंग लेने के लिए जा ही रहे हो तो फिर सीखने का ट्राई करो। अगर पापा आपको कह रहे हैं कि आपको क्रिकेटर बना के ही छोड़ेंगे और आपको जाना पड़ रहा है तो वहां पे टाइम पास तो करोगे नहीं। स्पोर्ट्स में तो हार्ड एंड हार्श पनिशमेंट है, वहां पे नहीं आपको टॉलरेट कर सकता है। कराटे सीखने जा रहे हैं और कराटे के अलावा आप बात कर रहे हैं तो चार मारेगा, कहीं उठा के फेंक देगा। हाँ, बॉक्सिंग सीखने के लिए जाओ और बॉक्सिंग के पहले वार्म अप करना है, ये वो करना है, आपको कहेगा 4 राउंड लगाओ, यानी कि आपको बिजी रखेगा जब तक वो ट्रेनर आके आपको कुछ पंचेज नहीं सिखा दे। आप उस बीच में बात करके जरा देखना, उठाएगा और फेंक देगा और कहेगा 4 बॉक्सिंग मारेंगे, मुंह जो है ना काला कर देगा, ठीक है? नीला पीला करके भेज देगा घर। फिर हिम्मत नहीं होगा कि बॉक्सिंग के लिए उस कोच के पास है, ठीक है? क्योंकि अगर बॉक्सिंग नहीं करना है तो क्यों जा रहे हो वहां पे नीला पीला करके? कहने का मतलब है जब यहाँ पे पढ़ना है, अब पढ़ने की डिटर्मिनेशन से आए हो, 24 आवर में 1 घंटे आपने सोचा है कि हाँ पढ़ेंगे जाके, मेहनत करेंगे जाके, तो मेहनत करना है। अब मेहनत करने की इच्छा नहीं है तो नहीं आना है, ठीक है? तो यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ सॉरी कहने की बात नहीं है, इसको फील करने की बात है। और इसको रेक्टिफिकेशन, इससे क्या हो रहा है ना कि आपका करियर ग्राफ नीचे आ रहा है। पढ़ाई नीचे आना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पढ़ाई नीचे भी चले आए तब भी जिंदगी में आप अच्छा कर लेंगे, मगर आपके व्यक्तित्व का नीचे आना, आपके इंडिविजुअलिज्म का नीचे आना आपको नीचे गिराएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग बिना पढ़े बहुत कुछ कर लेते हैं क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं, वो टाइम के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, वो वर्क के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, वो हार्ड वर्क को समझते हैं। पढ़ाई कोई ऐसा बहुत हवा नहीं है कि पढ़ेगा तभी तोप बनेगा, तोप तो कैसे भी बन सकता है, मगर तोप बनने का एक रास्ता ये है कि ध्यान तो होना ही चाहिए, संयम तो होना ही चाहिए, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। आज से 500 साल पीछे चले जाओ, पढ़ाई का सिस्टम दूसरा था, तब कोई इंसान ऐसा तो नहीं था कि सफल नहीं होता होगा, तब भी इंसान सफल होते होंगे। एक जमाने में इंसान शिकारी था, तब भी इंसान उसमें से कुछ सफल होते होंगे और अच्छे शिकारी बनते होंगे या अच्छा लाइवलीहुड होता होगा, क्योंकि उनमें वो डिटर्मिनेशन था, वो हार्ड वर्क करने का क्या था, क्षमता थी, अपने आप को रोकने का। जहाँ पे रुकना है वहां पे रोक लेना है अपने आप को। ये क्या है कि जो मन करेगा वो करते रहेंगे, ठीक है? कुछ चीजें हैं, ठीक है, मन के अनुसार कर लिया, बट आपको ये जिंदगी में सोचना है कि जो मन कहेगा वही नहीं करना है, जो प्रैक्टिकली जरूरी है वो करना है, जो आपके फैमिली के लिए जरूरी है वो करना है। आपको नहीं मालूम है, मैं बताऊंगा कि आपके फैमिली के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, किसी के फादर नहीं है तो मेरे को बताना है कि तुम्हारे पापा नहीं अलाइव हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूँ, अभी इस बैच में नहीं है, एक के फादर थे, वो साउथ अफ्रीका में काम करते, वहीं पे कोविड हुआ, वो आ भी नहीं पाए, वहीं पे एक्सपायर कर गए, ठीक है? वहीं पे उनका सब कुछ ये क्रियाक्रम हो गया। और उनके बच्चे अगर उस चीज को नहीं समझ रहे हैं, पेन को, कि मेरे पापा चले गए, फिर भी उदंडता करते रहे, तो इससे बड़ा गधा कौन होगा? उसको मैं बताने जाऊंगा कि तेरे पापा नहीं है, तेरे को ढंग से पढ़ना चाहिए, कि तेरे को खुद ही ढंग से पढ़ना चाहिए, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है तेरे कंधों पे,
किसी की सिंगल मदर है तो उसको मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। किसी के घर का फिनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो मैं बताने जाऊंगा कि तुम्हारे घर का फिनेंशियल स्थिति नहीं अच्छा है भाई, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यार तुमको खुद करना है। एक छोटा बच्चे को ये एहसास होता है, ठीक है ना, एक छोटा बच्चा भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो इररिस्पॉन्सिबल है उसको बुढ़ापे तक भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं, वो बूढ़ा भी हो जाएगा तब भी वैसा ही रहेगा, निकम्मा का निकम्मा। एज के साथ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, रिस्पॉन्सिबल बंदा हमेशा ही रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए तो हर एक बच्चा अलग अलग टाइप का है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलवाया नहीं जाता है, ये खुद लोग फील करते हैं, ठीक है ना। पैसा मम्मी पापा नहीं बताते कि कम हुआ है तुम्हारे फैमिली में, ये खुद बच्चों को पता चल जाता है कि हमारे फैमिली में पैसा जितनी जरूरत है उससे कम है, तो मेरे को बड़ा होके पैसा कमाना है, मेरे को बड़ा होके एक अच्छा इंसान बनना है, मेरे को बड़ा होके माँ बाप का सहारा बनना है। ये तुमको बताएगा पापा क्या कि मेरा सहारा बनियो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ये जो डेडिकेटेड आवर है ये लर्न करने के लिए है, ये सीखने के लिए आप लोगों ने अपने आप को अलॉट किया है, आप लोगों ने अपने विश से या पेरेंट्स के विश से ज्वाइन किया है। किसी को कंपेल किया है मैंने ट्यूशन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, या कान पर के खींच के ले आया, सब अपने विश से ज्वाइन किया, ठीक है, अपने पेरेंट्स के विश से ज्वाइन किया तो उसका रिस्पेक्ट करो, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो। तो उनका कुछ विश है, कुछ तुमसे वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तुम भी तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हो पापा से, नहीं रखते हो? ये ड्रेस चाहिए, ये जूता चाहिए, तो 10 एक्सपेक्टेशन आपने रखे हैं और 10 एक्सपेक्टेशन आपका पापा ने फुलफिल कर दिया। तो पापा का एक एक्सपेक्टेशन है या मम्मा का एक एक्सपेक्टेशन है कि तुम अपने पढ़ाई का सिर्फ ख्याल रखो, वो भी नहीं कर रही कि टॉप कर जाओ, सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा सजग, हमारा बच्चा ईमानदार हो। तो क्या ये गलत एक्सपेक्टेशन है? एक माँ चाह रही है कि मेरा बच्चा मुझे बता के ही बाहर जाए, तो उसका एक्सपेक्टेशन कहाँ गलत है? वो अपने एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल खरी ठीक है, बट आप गलत हो जो बिना बताए हमेशा ही भाग जाते हैं, ये गलती आपकी है। आपको माँ को बता के जाना चाहिए, हाँ माँ आधे घंटे में आ रहा हूँ, ठीक है, माँ मना भी कर सकती है, माँ परमिशन भी दे सकती है, बट आपको एक टाइम लिमिटेशन, जब भी आप बता के जाओगे तो आपके पास एक टाइम लिमिटेशन हो, और उस टाइम लिमिटेशन में आपको वापस ही आना पड़ेगा, और यही डिसिप्लिन आपको आगे भी लेके जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर किसी की अनडिसिप्लिन्ड लाइफ है वो बच्चा कुछ नहीं बन पाए। आपको अनडिसिप्लिन लाइफ 1-2 दिन अच्छा लगता है, बट रेगुलरली आप साल भर अनडिसिप्लिन लाइफ बिताओ, आपका पूरा हेल्थ भी खराब हो जाएगा, आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बनने का एज है, आपको कुछ डिसिप्लिन बताए गए हैं माँ बाप के थ्रू, आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आप उनकी बात मानो, ऐसे चलने का ट्राई करो, उसमें देखना आप 4-5 साल उस रास्ते पे चलोगे, फिर जाके आपको एहसास होगा हाँ दवा कड़वी थी लेकिन उसका असर सही हुआ है, मैं एक लायक इंसान बन पाया हूँ। उस समय आपको एहसास होगा कि लोग तुमको 10 लोग पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? तो तुम्हारी खासियत के कारण पूछ रहे हैं, तुमको रिस्पेक्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? उसी क्वालिटी के कारण रिस्पेक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। आपके सुंदर चेहरा देख के कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हाँ आपके अच्छे एटीट्यूड को देख के जरूर रिस्पेक्ट करेगा, आपके पोटेंसी को देख के, आपके पैसे को देख के, आपके सामर्थ्य को देख के, आपकी एबिलिटी को देख के जरूर कोई ना कोई रिस्पेक्ट आपका करेगा। बट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस अच्छे होने पे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। सुंदर हजारों में मिल जाएंगे, लाखों, मगर काबिल इंसान कम मिलते हैं, और जो काबिल होता है उसी की पूछ होती है, ठीक है। सुंदरता तो आज है कल नहीं भी रहेगा, जैसा चेहरा आज है कल है क्या? नहीं है ना, पता नहीं क्या, आज बहुत अच्छा चेहरा है कल खराब भी हो सकता है? गिर जाओ, कट लग जाए, बूढ़े हो जाओगे तो खराब नहीं हो जाएगा? हाँ, अगर नहीं भी कट लगे तब भी टाइम के साथ आपकी खूबसूरती नीचे ही जाएगी, मगर आपकी क्वालिटी को चुरा नहीं सकता है कोई। आप अगर सच्चे हो और अच्छे हो तो धीरे धीरे वो फेड होगा क्या? कभी भी नहीं फेड होगा। आपकी फिजिकल अपीयरेंस धीरे धीरे फेड हो सकती है, बट आपकी क्वालिटी कभी भी फेड नहीं होगी। आप में अगर मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का स्किल है, ये चुरा लेगा क्या? आपका पैसा चुरा सकता है, आपकी एबिलिटी को कोई नहीं चुरा सकता है। इसीलिए एबिलिटी को इनहेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे संयम के साथ सुनना आपकी एबिलिटी को आगे ले जाएगा, ठीक है। ये पढ़ाई नहीं है, मैंने बताया ना कितना बार, ये मेडिटेशन है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो कुछ भी नहीं सोचता रहता,
सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाई होता है मेरे सामने और तुम होते हो मेरे दिमाग में, और कोई नहीं होता है, ना मेरा फैमिली होता है, ना मेरे बच्चे होते हैं, न मैं पैसे के बारे में सोचता हूँ, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता। मैं सिर्फ और सिर्फ ये मैटर के बारे में सोचता हूँ और साथ में तुमको देखता हूँ कि तुम इस मैटर को समझने का ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे। बस इतना ही फोकस आपको भी करना है कि आप जब इस क्लासरूम में एंटर करें तो सिर्फ और सिर्फ जो मैटर पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में सोचें। ये मैटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपका ध्यान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका ये जो मेडिटेशन है, ये 1 घंटे का शांत बैठना है, ये आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए जरूरी है। पढ़ाई तो नहीं भी होगी तो काम चलेगा, बट आप शांत बैठना नहीं सीखेंगे तो काम नहीं चलेगा, ये श्योर आंसर है। ठीक है, तो उस चीज को सीखना है। तो क्या करें, अटेम्प्ट अ sharp horizontal hit at the bottom of the pile using the another carom coin or the striker. If the hit is strong enough, the bottom coin moves out quickly. अगर आप जोर से मारोगे तो बॉटम कॉइन क्या होगा, क्विकली मूव हो जाएगा। Once the lowest coin is removed, the inertia of the other coin makes them fall vertically on the table. ठीक है, एक्टिविटी 2, set a 5 rupee coin on a stiff card covering an empty glass tumbler standing on a table as shown in the figure 8.7. अब इसमें 5 रुपीज कॉइन ही क्यों बोला है, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवियर होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना हैवियर है उसकी इनर्शिया क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, उसमें उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी अपने स्टेट को मेंटेन रखने की। एक ट्रक की इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगी और एक कार की इनर्शिया उससे कम होगी, और एक बाइक की इनर्शिया उससे कम होगी, और एक टॉय की इनर्शिया उससे कम होगी। ठीक है, यानी कि एक ट्रक में अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, या अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखने की कैपेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कोई ट्रक मोशन में है तो उसको रोक पाना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल में होगा, या ट्रक हमारे रेस्ट में है तो उसको चला पाना क्या है, मुश्किल में होगा, क्योंकि बहुत हैवी है। बट एक कागज है, उसकी इनर्शिया कितनी होगी, बहुत हल्की होगी, छोटा सा फोर्स लगेगा वो अपने स्टेट को क्या कर लेगा, बदल लेगा। ठीक है, तो हमने 5 रुपी कॉइन इसलिए गए तो ये थोड़ा सा हैवियर होता है। ठीक है, अब क्या है, set a 5 rupee coin on a stiff card covering an empty glass tumbler standing on a table as shown in the figure 8.7. Give the card a sharp horizontal flick with the finger. ठीक है, फिंगर के हेल्प से आपको एक शार्प फ्लिक करना है, क्या होगा, इफ डू इट फास्ट देन द कार्ड शूट्स अवे allowing the coin to fall vertically into the glass tumbler due to its inertia. तो इनर्सिया के इफेक्ट के कारण ये कॉइन तो नीचे आएगा, बट इस पोस्ट कार्ड पे जो आपने स्ट्राइक किया है, इस अनबैलेंस के फोर्स के कारण हमारा पोस्ट कार्ड क्या है, आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, द इनर्शिया ऑफ द कॉइन ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इवन व्हेन द कार्ड फ्लोज ऑफ। ठीक है ना, एक्टिविटी 8.3, प्लेस अ वाटर फिल्ड टम्बलर ऑन ए ट्रे, होल्ड द ट्रे एंड टर्न अराउंड अ फास्ट एज यू कैन। एक ट्रे में आपको क्या करना है, वाटर टम्बलर रखना है और बहुत तेजी से क्या करना है, आपको इसको मूव करना है। We observe that the water spills. Why? हमारा वाटर क्या हो जाएगा, फैलेगा, और क्यों फैलेगा, ड्यू टू द इनर्शिया। इनर्शिया के मोशन के कारण क्या होगा, वो आपने मोशन में लाने का उसको ट्राई किया है, और आपका इनिशियली वाटर क्या था, रेस्ट में था, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो जब ये आप आगे लेके जाओगे तो वाटर आपका वहीं रहना चाहेगा और इस कारण वो पीछे गिरता जाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो आपने ऐसे किया तो वाटर आगे नहीं गिरेगा, वाटर आपका किधर गिरेगा, पीछे की तरफ गिरता जाएगा, छलकता हुआ जाएगा। समझ में आ रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। समझ में आई बातें? So observe the groove is provided in the saucer by placing the teacup. It prevents the cup from the toppling over in case of the sudden jerk. अब क्या होता है कि सॉसर को आपने एक प्याली है, ठीक है, इसमें आपने एक कप रखा है और इसमें ग्रूविंग रहता है। क्यों? क्योंकि आप जब लेके ट्रेवल कर रहे हो तो उसमें ग्रूविंग के कारण क्या हो कि वो अपने स्टेट को मेंटेन रखे। ठीक है,
अगर आप मोशन में रहे तो वो मोशन में रहे, आप रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में रहे। ना कि मान लो ये स्लिपरी है और यहाँ पे कप रख दिया, आप तेजी से मूव कर रहे हो, आपका कप क्या होगा, पीछे की तरफ गिर जाएगा। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, क्योंकि आपका कप क्या है, रेस्ट में ही रहना चाहिए। बट ग्रूविंग है, ठीक है, उसमें कट बना रखा है, आपने फ्रिक्शन को बढ़ा रखा है, तो आप ये लेके चलोगे तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण वो फंसा रहेगा और वो भी साथ में क्या होगा, आपके साथ में मूव करता रहेगा। समझ में आई बातें या नहीं आ रही है? ठीक है। सो इनर्शिया एंड मास के बारे में अब हम लोग समझने वाले हैं। अब इनर्शिया और मास एक दूसरे से, हाँ क्या गैलीलियो, हाँ हाँ, अच्छा वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बाद में देख लेना है, हिस्ट्री टाइप का, उसमें साइंस कम है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, हिस्ट्री है, ठीक है। गैलीलियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से डिस्कस कर लेंगे। इनर्शिया एंड मास, ऑल एग्जांपल्स एंड एक्टिविटी गिवन सो फार illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion। हर एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, अपने स्टेट को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, मेंटेन रखना चाहता है, ठीक है। इफ इट इज एट द रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। डू ऑल द बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? क्या हर एक बॉडी में एक लेवल का इनर्शिया होता है, एक ही लेवल का इनर्शिया होता है? नहीं, ठीक है ना, अलग अलग बॉडी का अलग अलग इनर्शिया होता है, और इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। ये जो बोतल है, इस बोतल में पानी है, ठीक है, तो पानी के कारण इसका इनर्शिया ज्यादा है, ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहेगा, ठीक है ना। इस पे जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट इसी वाटर बोतल को मैं एम्प्टी कर दूं, इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब थोड़ा सा फोर्स लगा दो, इतना भी फोर्स लगा देंगे ना तो ये गिर जाएगा, क्योंकि इस पे उतना ही छोटा सा अनबैलेंस फोर्स, इट इज इनफ टू मूव द बोतल। बट when you have the filled bottle, so this bottle has the greater mass, इसका मास क्या है, ज्यादा है, so it will require the more force, so इसको क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा to move that bottle, ठीक है ना। समझ में आ रही है बातें? सो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इनर्शिया क्या है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो वी नो दैट इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स फुल ऑफ द बुक्स, ठीक है ना। एक खाली बक्सा है, उसको धक्का देना क्या है, आसान है, उसके स्टेट को बदलना क्या है, आसान है। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना क्या है, आसान है। बट वहीं पे अगर एक बक्सा पूरा का पूरा बुक से भरा हुआ है तो उसको मूव कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को रेसिस्ट करेगा, वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहेगा, क्योंकि उसकी इनर्शिया क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। सिमिलरली इफ वी किक अ फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, ठीक है ना। आप फुटबॉल पे किक करो, फुटबॉल उड़ जाएगा, बट उसी साइज का एक स्टोन में लाके रख दो तो किक करके देखो क्या होगा, बहुत मजा आ जाएगा, हाँ तुम्हारा पाँव टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी, हाँ उसकी इनर्शिया क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। इफ वी किक द फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, बट इफ वी किक अ स्टोन ऑफ सम साइज, सेम साइज विद द इक्वल फोर्स इट हार्डली मूव्स। उतना ही फोर्स एक स्टोन पे लगा दो उसी साइज का, तो वो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है ना। we may in fact get an injury in our foot while doing so. Similarly, in the activity 8.2, instead of a 5 rupees coin, if we use a 1 rupee coin, we find that lesser force is required to perform the activity. 5 rupees की कॉइन ज्यादा भारी थी तो उस पोस्ट कार्ड को ज्यादा ताकत से हिट करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको मूव करवाने के लिए। बट वहीं पे 1 रुपी कॉइन रखो, स्लाइटली जर्क दोगे वो पोस्ट कार्ड क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है ना। अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज द स्मॉल कार्ड टू पिक अप a large velocity will produce the negligible change in the motion of a train. This is because in comparison
to the car, the train has much lesser tendency to change its state of motion. Accordingly, we say that the train has more inertia than the cart. Clearly, heavier or more massive objects offer the larger inertia. Quantitatively, the inertia of an object is measured by its mass. Quantitatively, अगर हम लोग इनर्शिया को मेजर करना चाहते हैं तो उसके मास से मेजर कर सकते हैं. वी में 10 रिलेट द इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज. सो इस तरीके से मास और इनर्शिया को हम लोग रिलेट कर सकते हैं. क्या है? इनर्शिया इज ए नेचुरल टेंडेंसी. ये कैसी टेंडेंसी है? नेचुरल टेंडेंसी है. ये आर्टिफिशियल टेंडेंसी नहीं है, ये हमने भरी नहीं है, ये हर एक ऑब्जेक्ट में अपने आप ही होती है. ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. ये पूरा नटसेल है, जितना डिस्कशंस है उसका ये क्या है? समरी है. ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए. तो क्या है? मास क्या है? इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया. अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स ढूंढते हैं. अगर ढूंढ पाए तो हम लोगों ने जो टेक्स्ट पढ़ा है उसका मतलब समझ लिया. अगर नहीं कर पा रहे हैं आंसर तो फिर से टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को. ठीक है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोर इनर्शिया? अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज. स्टोन का मास ज्यादा होगा. ठीक है, समझ में आ रही है बातें? बाइसाइकिल एंड अ ट्रेन, a 5 rupee coin and 1 rupee coin. 5 rupee coin. समझ में आ गया? जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा. ठीक है. In the following example, try to identify the number of times the velocity of ball changes. किसी बच्चे का ऑनलाइन ज्वाइन करना. हाँ जी. In the following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. कब कब वेलोसिटी इसकी चेंज होगी? जब जब फोर्स लगेगा तब तब वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी. और फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल, पहली बार चेंज होगा. टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक द फुटबॉल टुवर्ड द गोल, ये सेकेंड टाइम हो गया. द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल, ये हो गया थर्ड टाइम, and kick it toward the player of his own team, ये fourth time. Also identify the agent supplying the force in the each case. देख लेना, player 1, player 2, goalkeeper ऐसा करके लिख देना. ठीक है, समझ में आया? Explain why the some of the leaves may get detached from the tree if we vigorously shake its branch. आप जब ब्रांच के आप किसी ट्री को vigorously shake करोगे तो उसके टहनियों की पत्तियां क्यों नीचे गिर जाती है? ड्यू टू द इनर्शिया. ड्यू टू द इनर्शिया. अब जो पत्तियां ब्रांच से लगी हुई है उस पे तो डायरेक्टली आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, आप कहाँ पे लगा रहे हो? तो पेड़ पे लगा रहे हो. तो पेड़ तो सेक करेगा मगर टहनी आपका कहाँ रहना चाहेगा? रेस्ट में ही रहना चाहेगा. तो उसको जर्क लगेगा और जर्क लगने के कारण वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में नीचे की तरफ आ जाएगा. ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. समझ में आई बातें? ठीक है. Why do you fall in a forward direction when moving bus brakes to the stop? Due to the inertia of motion. Motion में आप हैं तो due to the inertia of motion your body want to be continue in the motion and due to this you will fall in the forward direction. इस कारण से आप आगे की तरफ गिरेंगे क्योंकि half of the body is in the contact with the फ्लोर ऑफ द व्हीकल. ठीक है, सो व्हीकल रेस्ट में आएगा. गाड़ी अगर रेस्ट में आएगा तो आपका आधी शरीर क्या हो जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी. बट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन हाफ ऑफ योर बॉडी वांट टू मूव एंड ड्यू टू दिस यू विल फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. इस कारण से आप बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप गिरेंगे. वही आपको कह रहा है कि why do we fall in the forward direction when moving bus brakes to a stop and fall in the backward direction when it accelerates. ठीक है, जब एक्सेलरेट करेगा तो पीछे गिरोगे. ठीक है, आप चूंकि पहले रेस्ट में थे तो आप रेस्ट में ही रहना चाहेंगे और आधी शरीर आपकी क्या है? गाड़ी के कांटेक्ट में है और आधी शरीर गाड़ी के कांटेक्ट में नहीं है. तो आधी शरीर क्या है? रेस्ट में रहने के कारण पीछे रह जाएगी और ये आगे रहेगा तो आप गिरेंगे पीछे. ठीक है, चलती बस में सडनली ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? आपका आधा शरीर आगे की तरफ जाना चाहेगा और आधा शरीर रुक जाएगा तो आप गिरोगे आगे.
समझ में आई बातें? ठीक है, तो इस तरीके से हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा और समझने का ट्राई किया। अब हम लोग को पढ़ना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? फर्स्ट लॉ हमें इनर्शिया के बारे में आइडिया दिया, इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझाया। अब हम लोग समझने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, हाँ हिमेश है, the first law of motion indicates that when an unbalanced external force acts on an object, its velocity changes. जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो आ जाइए, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है ना? दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन, और इस कारण से ऑब्जेक्ट में क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोशन इज एक्सेलरेटेड, या मोशन कैसा है? तो एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। So we would now like to study how the acceleration of object depend upon the force. तो सेकेंड लॉ में हम लोग ये समझने का ट्राई करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो फोर्स से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो तो उसके एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस आएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी के चेंज होने के कारण उसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, इसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, समझ में आई बात? सो यहाँ पे क्या कह रहा है? हाउ वी मेजर अ फोर्स, फोर्स को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। सो लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं डे टू डे लाइफ के। ड्यूरिंग द गेम of a table tennis, if the ball hits a player, it does not hurt him. On the other hand, when fast moving cricket ball hits a spectator, it may hurt. आप टेबल टेनिस के बॉल को मैं ऐसे करके आप पे फेंक, आपको चोट लगेगा क्या? आप उतना हर्ट नहीं होंगे, थोड़ा सा लग भी गया तो उतना नहीं, बट इतना बड़ा आपका हमारा क्रिकेट का बॉल है, लेदर की बॉल है, अब मैं आपके फेस पे ऐसे फेंक दूं, आपको चोट लग जाएगी। अब क्यों लग गई भाई? मैंने उतना ही फोर्स से फेंका था, मैंने ऐसा नहीं है कि लेदर की बॉल को बहुत जोर से फेंक दिया और टेनिस के बॉल को हल्के से फेंका। हाँ, तो क्या है, एक जो छोटा सा बॉल था जिसका मास कम था उसको मैंने ऐसे ही फेंका, और मैंने क्रिकेट के भी बॉल को ऐसे ही फेंका, बट जो क्रिकेट का बॉल का ये था इम्पैक्ट था वो ज्यादा था, और टेबल टेनिस के बॉल का इम्पैक्ट क्या था? कम था। ठीक है ना? और ट्रक क्या चल तेरे पास में ही लाके फेंक देते हैं, ठीक है ना? अब मान ले जिस रफ्तार में आपका क्रिकेट बॉल आया, जिस स्पीड से आके आपको हिट किया, जिस स्पीड से आपका टेबल टेनिस का बॉल हिट किया, उसी स्पीड से एक ट्रक आके हिट करे तो हाँ, तो नुकसान क्या होगा? इम्पैक्ट बहुत बहुत ज्यादा होगा या नहीं ज्यादा होगा? अब इसी इम्पैक्ट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन ए पार्क्ड अलोंग ए रोड साइड। ठीक है, बट अ मूविंग ट्रक इवन एट द स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड, अगर एक ट्रक 5 मीटर पर सेकेंड की भी वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि एक सेकेंड में 5 मीटर भी चल रही है या 2 मीटर भी चल रही है, may kill a person standing on its path, अगर उसके रास्ते में आ गए तो तुमको कुचलते हुए वो क्या हो गए? आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, a small mass such as a bullet may kill a person when fired from a gun। ठीक है, अब उसमें क्या है? अब क्या है? एक बुलेट का मास है, हाँ स्पीड फोर्स नहीं स्पीड, ठीक है, मोशन वेलोसिटी। अब बुलेट का मास क्या है? कितना कम है, बट बुलेट अगर हाथ से फेंकू ऐसे तो तेरे में होल कर देगा क्या?
बट वही गन से फेंकू तो हाँ बहुत नुकसान होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? So the observation suggests that the impact produced by the objects depends upon the mass and velocity. So impact दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, मास पर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। एक छोटा सा भी अगर टेबल टेनिस का बॉल है और उसको मैं बहुत तेजी से हिट करूं आपके पास, या एक गन में उसको फिट करके हिट करूं तो बहुत ज्यादा चोट लगेगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं इम्पैक्ट दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक है मास और दूसरा क्या है, वेलोसिटी। यहां तक पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, फिर छोड़ेंगे आप लोगों को। ठीक है, सो दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय the objects depends upon the mass and velocity. Similarly, if an object is to be accelerated, we know that the greater force is required to give a greater velocity. और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ज्यादा वेलोसिटी से चलाना है तो उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। In other words, there appears to exist some quantity of importance that combines the object's mass and its velocity. तो फिजिक्स में अब यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसको कहते हैं मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। क्योंकि मोमेंटम क्या बताता है, इम्पैक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, मोमेंटम क्या बताएगा, इम्पैक्ट के बारे में। किसी भी चीज का कितना इम्पैक्ट होगा वो डिपेंड करता है चेंज इन मोमेंटम से। ठीक है, so one such property called the momentum was introduced by the न्यूटन। न्यूटन ने एक नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, मोमेंटम थी। द मोमेंटम p, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v, p इज इक्वल टू mv। तो हमारा मोमेंटम क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। इसको यहाँ तक पढ़ लिया है हम लोग ने। अब अगली क्लास में हम लोग, कल की क्लास में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी पढ़ लेंगे और फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी कल ट्राई करेंगे कि पढ़ लें। आप लोग प्लीज टाइम पे आइएगा, ठीक है, कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से कल के सेशन।